हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, इकोनॉमिक्स और बैंक्स के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेके एसएलबी जेके पीएसआई में पूछे गए हैं, उनकी एक सीरीज पिछले 4 क्लास आपके साथ स्टार्ट की हुई है। आज इस सीरीज का आखिरी पार्ट होने वाला है। इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर देंगे। जिन दोस्तों ने वो पहले पार्ट नहीं देखे हैं उनसे गुजारिश करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहां पर आपके पास पूरी प्लेलिस्ट की एक लिंक मिल जाएगी। हर एक वीडियो विस्तार से आपको सीक्वेंस में मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मेरे दोस्त, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आज की क्लास से पहला आपकी स्क्रीन के ऊपर पूछा जा रहा है। इन 2020 द इंडियन बैंक मर्जड विद द यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड द ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड अनवील्ड ए ब्रांड न्यू लोगो अहेड ऑफ द मर्जर, आइडेंटिफाई द बैंक। वो इससे 2020 की बात हो रही है कि इन नीचे दिए गए ऑप्शन में से एक ऐसी बैंक है जो मर्ज कर गई किसके साथ, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ। और इसकी बदौलत, इसके बावजूद इसने जो है एक अनवील किया एक ब्रांड न्यू लोगो अहेड ऑफ द मर्जर। उसका नाम क्या है? क्या आपके पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा आ रही है, IDFC बैंक, या आपके पास इंडस इंड बैंक आ रही है? ठीक है जी। तो ये मार्च 2020 के आसपास बात आ रही थी। 1 अप्रैल 2020 से ये जो है शर्तें लागू की गई थी। ये बात किसकी हो रही है? नन अदर देन पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है जी। अहेड आफ्टर दिस मर्जर किसके साथ? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ। फ्रॉम अप्रैल 1 2020 पंजाब नेशनल बैंक ने जो है उसने अनवील किया था एक नया लोगो विच बियर द सिग्नाइज ऑफ ऑल द 3 PSUs बैंकर्स। तो करेक्ट आंसर नन अदर देन पंजाब नेशनल बैंक। दूसरा क्वेश्चन आज की क्लास का, टू होम इज द ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक DEPS के नाम से जिसे आप जानते हैं, एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, प्रोवाइड की जाती है किसके लिए? क्या एक्सपोर्टर्स को ये स्कीम दी जाती है, इंपोर्टर्स को दी जाती है, कंज्यूमर्स को दी जाती है, आपके पास होल सेलर्स को दी जाती है? कौन सी स्कीम? DEPS, दैट इज ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। ये स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, किसके लिए? विच इज प्रोवाइडेड टू, किनको दी जाती है ये स्कीम? तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? नन अदर देन, ये स्कीम मेरे दोस्त एक्सपोर्टर्स के लिए है। DEPB जो है एक एक्सपोर्ट इनिशिएटिव स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, प्रोवाइडेड टू एक्सपोर्टर्स ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है DEPB का? दैट इज ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक का जो मकसद है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू न्यूट्रलाइज द इंसिडेंस ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन द इंपोर्ट कंटेंट ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच आर फॉलोइंग टैक्सेस आर इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा टैक्स है जिसे इम्पोज किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से? ठीक है जी। अगर आप अकाउंटेंसी फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो फाइनेंस, आपके पास अकाउंटेंसी के जो टॉपिक है वहाँ आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, उसके बारे में बड़े विस्तार से पूछा जा रहा है। तो बताइए इसका आंसर। विच आर फॉलोइंग टैक्सेस आर इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स इंपोज करती है, जैसे आपके पास प्रोफेशनल टैक्स हो गए, स्टैंप ड्यूटी हो गए, लग्जरी ड्यूटी हो गए, आपके पास एंटरटेनमेंट टैक्स हो गए, मोटर व्हीकल टैक्स, टैक्स ऑन व्हीकल entering states, transportation of passengers and goods tax, tax on agricultural income, tax on land and building, कैपिटेशन टैक्सेस हो गए आपके पास, टैक्स ऑन मिनरल राइट्स। ये सारे सारे इंपॉर्टेंट टैक्सेस हैं जो आपके पास विच आर लीव्ड और कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो आपके पास एस्टेट ड्यूटी हो गए, सेल्स टैक्स हो गए, लैंड रेवेन्यू हो गए, ये सारे के सारे टैक्स जो है कौन लगाती है सर? नन अदर देन कलेक्टेड एंड इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर आपके पास ले सकते हैं। चलिए सर, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, who was reappointed as RBI governor for 2 years in 2021। RBI के डिप्टी गवर्नर किन को नियुक्त किया गया था दोबारा 2 साल के लिए 2021 में? क्योंकि जून 2021 में इनका जो टाइम पीरियड है वो खत्म होने वाला था, उसके बाद फिर से इनको 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था, रीअपॉइंट किया गया था एज RBI डिप्टी गवर्नर। तो ऑप्शन सर यहाँ पर दो ही आ रहे हैं, और इन दो में से तो सर आपके पास आंसर बन नहीं रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ रहा है? सीधा आप याद रखेंगे, इनका जो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, श्री महेश कुमार जैन। ठीक है जी, प्लीज़ नोट कर दीजिए, ये श्री महेश कुमार जैन जो है इन्हें रीअपॉइंट किया गया था एज अ डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years विद इफेक्ट फ्रॉम जून 22 2021 और until further orders whichever is earlier upon completion of his एग्जिस्टिंग टर्म जो इनकी आ रही थी
बाय 21 जून 2021 तक इनका अपना टाइम पीरियड था। ठीक है, उसके बाद इनको जो है 22 जून 2021 से 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया था। नाम क्या था? श्री महेश कुमार जैन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर पूछा जा रहा है, व्हाट इज यूनिकॉर्न कंपनी? यूनिकॉर्न कंपनी से किसे कहेंगे? ठीक है, रिसेंटली आपके पास फिजिक्स वाला आपने नाम सुना होगा, बड़ा बेहतरीन सर एक आपके पास प्लेटफॉर्म एजुकेशन के लिए एडुटेक कंपनी आपके पास देखने को मिल रही है अलक्स पांडे सर की। तो आपके पास फिजिक्स वाला रिसेंटली आपने न्यूज़ में थे कि आपके पास ये यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। तो यूनिकॉर्न कंपनी किस कंपनी को आप कहेंगे? जो प्राइवेट कंपनी जिसकी आपके वैल्यूएशन $1 बिलियन होगी, प्राइवेट कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $100 मिलियन होगी, प्राइवेट कंपनी हु रिकवर्ड फ्रॉम द बैंकरप्सी आपके पास, या आपके पास वो प्राइवेट कंपनी दैट फंक्शन इन द स्टॉक एंड फंक्शंस। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? यूनिकॉर्न कंपनी और दोज कंपनी विच रीच ए वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन की। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास पहला ही आ रहा है, वैल्यूएशन ओवर $1 बिलियन विदाउट बीइंग लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट। एंड ये जो ऐसी कंपनी बनाना हर एक किसी भी टेक स्टार्टअप का जो है बिल्कुल ड्रीम रहता है सर। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन ऐसे पूछा जा रहा है कि द ओन TLTRO, ये जो स्कीम है ये अनाउंस की गई है किसके द्वारा? ठीक है, देखिए दो स्कीम आपके पास होती है, एक तो LTRO स्कीम होती है, उसके बाद दूसरी नई स्कीम लाई गई थी TLTRO स्कीम। ये TLTRO स्कीम किसके माध्यम से लाई गई है? आपके ऑप्शंस क्या हैं सर? पहला ऑप्शन आपके पास दिया जा रहा है, क्या है आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से लाई जा रही है, नीति आयोग के माध्यम से, आपके पास नेशनल हाईवे के अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से, या आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है जी, RTO का कंसेप्ट आपने जो है हाईवेज वगैरह की तरफ देखा होगा, तो दे दिया आंसर हाईवेज की तरफ, और नेगेटिव में 0.25 इनाम में पाइए। ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज़ समझनी है। देखिए सर एक कंसेप्ट है, इसको आप कहते हैं LTRO। क्या कहते हैं? LTRO मतलब आपका लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है सर। ये लॉन्ग टर्म LTRO जिसे कहेंगे, ये मकसद क्या है? इट लेटेस्ट बैंक बारो 1 से 3 साल के लिए फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से ले सकते हैं एट द रेपो रेट बाय प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद सिमिलर और हायर टेन्योर एज कोलेटरल। तो ये जो है ये टर्म LTRO मतलब आपके पास लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन सर। ये आपके पास एक ऐसा ऑपरेशन, आपके पास एक ऐसी स्कीम आ रही है जिसके माध्यम से बैंक जो है बारो कर सकते हैं, ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं, 1 से 3 साल के लिए फंड ले सकते हैं ये सेंट्रल बैंक से। इसके बाद और एक टर्म आई थी आपके पास टी इसके सामने जब लगाया गया था, ये आपके पास बन गया था टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ये क्या था सर? बैंकर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे स्पेसिफिक किसी खास किसी टारगेट सेक्टर में थ्रू डेबिट इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपके पास कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, NCDs हो गए, जैसे NCDs मतलब आपके पास नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हो गए, टू पुश द क्रेडिट फ्लो इन द इकोनॉमी। तो किसके माध्यम से आ रही है सर? ये नन अदर देन RBI। ठीक है जी, RBI ने अनाउंस किया था ऑन टैब TLTRO स्कीम वर्थ ₹1 ट्रिलियन टू प्रोवाइड लिक्विडिटी सपोर्ट टू वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर्स एंड बैंकर्स। ये 2020 अक्टूबर की बात थी। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 2020-2021 एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ SBI रिसर्च इकोरैप। ठीक है जी, जो आपके पास इकोरैप आ रहा है, इकोरैप किसके माध्यम से पहले आता है सर? ये आपके पास SBI के माध्यम से पेश किया जाता है, SBI रिसर्च के माध्यम से दिया जाता है। ये जो आपके पास SBI के माध्यम से इकोरैप आ रहा है, इसने घोषणा की थी, इसने प्रिडिक्शन की थी कि जो इंडिया की ग्रोथ रेट है 2020-2021 में एज पर रिसेंट रिपोर्ट कितनी % रहेगी। व्हाट विल बी द इकोनॉमिक ग्रोथ, तब की बात हो रही है सर। ये बोलिए सर, इसने कितने % की प्रिडिक्शन की थी? इकोनॉमिक ग्रोथ इन्होंने कहा था कि मे शार्पली फॉल टू 2.6%। 2.6% इन्होंने कहा था गिर सकती है 2020-2021 में। ये किसने कहा था? SBI रैप ने, इको रैप ने। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे दोस्त कि आपके पास नोएल क्वीन जो है ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं किसके? मिस्टर क्वीन के नाम से आप इन्हें जानते हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से इनका नाम अक्सर न्यूज़ में आप सुनते रहते हैं, मिस्टर क्वीन। मिस्टर क्वीन जो है ये CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं किसके? HSBC के, ICI बैंक के, ड्यूटेची बैंक के, या आपके पास बारक्लेज बैंक के। देखिए मिस्टर क्वीन जो हैं ये जुड़े हुए हैं पहले से ही HSBC के साथ। HSBC के साथ ये पहले से जुड़े हुए हैं, ये इसकी जो कौन सी कंपनी थी 1987 से ही इसके साथ जुड़े हुए हैं ये। तो यही जो है आज
आपके पास चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस HSBC। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, अंडर विच एक्ट कैन ए न्यू प्राइवेट कंपनी बी रजिस्टर्ड। किसी नई कंपनी को, नई बैंक को अगर रजिस्टर करना होगा, किस एक्ट के माध्यम से सर ये रजिस्टर कर सकती है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉर्मुलेट किए थे कुछ गाइडलाइंस ताकि एस्टेब्लिश किए जा सके किसी भी नई बैंक को इन द प्राइवेट सेक्टर। उन गाइडलाइंस में इसका जिक्र आ रहा है कि किस एक्ट के माध्यम से सर ये किया जा सकता है। कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 या सब्सिडरी बैंक जनरल रेगुलेशन 1959। देखिए सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉर्मुलेट किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स दिए हुए हैं ताकि एस्टेब्लिश किया जा सके किसी भी नई बैंक को प्राइवेट सेक्टर में। बहुत सारे इसमें गाइडलाइंस हैं। दो इंपॉर्टेंट प्रमुख जो गाइडलाइंस हैं उनमें पहली बात ये आ रही है कि वैसी बैंक, जिस बैंक को आपने प्राइवेट सेक्टर में रखना होगा, उस बैंक के लिए ये लाजमी है डैट सच बैंक शैल बी रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है आपके पास जिक्र देखने को मिल रहा है, इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें बोली गई थी कि RBI जो है ओन मेरिट में ग्रांट लाइसेंस अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 फॉर सच ए बैंक। द बैंक में आल्सो बी इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट 1934 एट द अप्रोप्रिएट टाइम। लेकिन ये जो डिसीजन हो गए RBI के इस मैटर में, दीज डिसीजंस ऑफ RBI इन दीज मैटर शैल बी फाइनल। तो इंपॉर्टेंट बात पहली याद रखनी होगी, किसी भी बैंक को अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में रखना है तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि सच ए बैंक शैल बी रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। चलिए जी, सीख गए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंपोजिट FI इंडेक्स इज। बेसिकली पूछा गया कि FI इंडेक्स जो है, FI इंडेक्स क्या है। क्या आपके पास ये फाइनेंशियल इन्फ्लेशन इंडेक्स आ रहा है, फाइनेंशियल इन्वेस्टर इंडेक्स आ रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आ रहा है, या फिर फाइनेंशियल इंडस्ट्री इंडेक्स आ रहा है। रिसेंटली 31 मार्च 2022 को जो ये आपके पास लॉन्च किया गया है, रिलीज किया गया था RBI के माध्यम से, FI इंडेक्स दैट इज कंपोजिट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इसे कहते हैं आप। इसे 31 मार्च 2022 को इस साल के लिए दिया गया था और इसमें घोषणा की गई थी कि इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है इसने इंप्रूव किया है। क्योंकि पिछले साल अगर आप देखेंगे 2021 में, तो 2021 में आपके पास फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है 53.9 आ रहा था। इस साल जो आपके पास आ रहा है वो 56.4 आ रहा था, मतलब इसने इंप्रूव किया है। ये बात बोली गई थी। ये बेसिकली अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स मेरे दोस्त क्या है, FI इंडेक्स क्या है, आप बोलेंगे सर ये बेसिकली आपके पास एक इंडेक्स है RBI के माध्यम से, कंप्रिहेंसिव इंडेक्स है इनकॉर्पोरेटिंग डिटेल्स ऑफ बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, postal as well as the pension sector in consultation with the government and respective sectoral regulators। इसकी शुरुआत कब हो रही है सर? RBI ने इसकी शुरुआत जो है मेरे दोस्त 2021 से की थी, 2021 से की थी विदाउट एनी बेस ईयर, और इसे पब्लिश किया जाता है हर साल जुलाई में जो है इसको पब्लिश किया जाता है एवरी ईयर। तो FI का मतलब आपसे पूछा जाएगा FI इंडेक्स दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। पूछा जा रहा है कि which bank's prepaid card offering which can be used both online and offline is called NCASU। NCASU बोलिए सर, किस बैंक का प्रीपेड कार्ड जो है जो ऑफर करता है ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, उसे NCASU कहा गया है। करूर वैश्य बैंक, साउथ इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, या आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक आ रहा है। बोलिए। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? नन अदर देन करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक ने लॉन्च किया है NCASU, एक प्रीपेड कार्ड करूर में। NCASU जो है वर्क करेगा किस पर वर्क करेगा? इट वर्क ऑन नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन सेमी क्लोज्ड लूप। जो जिस भी व्यक्ति के पास, जिस भी पर्सन के पास ये कार्ड होगा, दैट पर्सन कैन मेक टैप एंड गो पेमेंट फॉर इवन स्मॉल परचेजेस। 1 रुपये की परचेज अगर करनी होगी उसके लिए भी सारी टैप एंड गो का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है। Who is the winner of PSB Reformers Ease Agenda 4.0 for the best overall performance of PSB Reformers Ease Agenda 4.0? नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपने बताना है विनर कौन रहा किसका PSB Reform Ease Agenda 4.0 में बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑन PSB Reformers Ease Agenda 4.0। बोलिए जी, क्या आपके पास यस बैंक रहा, एक्सिस बैंक रहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा?
तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। ये भी आपके पास सितंबर 2022 में चर्चा थी, न्यूज़ में थी बात कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इन्हें रिसीव किया है फर्स्ट प्राइज अमंग द पीएसबी फॉर द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑन पीएसबी रिफॉर्म्स ईज एजेंडा 4.0। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन द इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फॉर्म जो जिसे आप कहते हैं नोटिफाइड फॉर द ए वाई का मतलब आप जानते हैं असिस्टेंट ईयर। देखिए सर, अगर आप अकाउंटेंट फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें जो है बड़े बेहतर तरीके से आपको पता होंगी। ए वाई, पी वाई प्रीवियस ईयर हो गया, एसेसमेंट ईयर हो गया, जो कमाई आपने पिछले साल कमाई थी उस पर टैक्स लगाने के लिए एस किया जाता है जिस साल में, उसे आप एसेसमेंट ईयर कहते हैं। ठीक है जी, एसेसमेंट 2020-2021 में बात हो रही है कि आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जो है इन्हें नोटिफाई किया था एसेसमेंट ईयर 2020-2021। इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैश डिपॉजिट अबो डैश वायर कैप्चर्ड। क्या 1 करोड़ के लिए बोला गया था, 2 करोड़, 25 लाख या 50 लाख? बोलिए जी। तो करेक्ट आंसर का क्या आना चाहिए? नन अदर देन 1 करोड़, ऑप्शन नंबर 1। देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स फॉर द एस्टिमेट ईयर 2020-2021 में। किन के लिए? इंडिविजुअल्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स के लिए। पहली बार ऐसा हुआ था कि जो फॉर्म जो है सेपरेटली कैप्चर कर रहा था इन्फॉर्मेशन ऑन कैश डिपॉजिट्स एक्सीडिंग ₹1 करोड़, एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन ट्रैवल एक्सीडिंग ₹2 लाख एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एक्सीडिंग ₹1 लाख। तो इसी में जो है डेडलाइन जो फिलिंग रिटर्न की थी उसको भी एक्सटेंड किया गया था, 31 जुलाई से एक्सटेंड कर दिया गया था 30 नवंबर तक। फ्रॉम 31 जुलाई टू 30 नवंबर इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सिंस 2020? ठीक है जी, 2020 से जो चेयरमैन है नाबार्ड के वो कौन है? लेकिन सर देखिए, जब ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था तब ये चेंज नहीं हुए थे। 2020 से जो आ रहे थे वो कौन है ये पूछा गया है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, क्या आपके पास शरद पवार आ रहे हैं, राधा मोहन सिंह आ रहे हैं, पीवीएस सूर्य कुमार आ रहे हैं या जीआर चिंताला आ रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का तो आपके पास आंसर ये ले सकते हैं आपके जीआर चिंताला, क्योंकि सर ये आपके पास 2020 से ही चेयरमैन बने हुए थे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की। इससे पहले इन्होंने सर्व किया था इन द वेरियस कैपेसिटीज इन द बैंक इंक्लूडिंग एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर नाबार्ड फाइनेंस सर्विस की जो आपके पास सब्सिडरी आ रही है नाबार्ड की बेंगलुरु में। तो ये आपके पास 2020 से बने आ रहे थे, लेकिन रिसेंटली मेरे दोस्त 7 दिसंबर 2022 से चेंज हो गए हैं। अभी जो आपके पास चेयरमैन है नए आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अब नहीं है कि पुराने कौन थे, अभी आपके पास जो इंपॉर्टेंट है वो नेम आप नोट कर दीजिए। उनका नेम आपके पास क्या आ रहा है सर? श्री शाहजी केवी। ये आप नोट कर दीजिए कि ये नए चेयरमैन आ रहे हैं, ये नए चेयरमैन है नाबार्ड के। कब से इन्होंने चार्ज लिया है सर? 7 दिसंबर 2022 से। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि श्री शिवाजी केवी अज्यूम्ड चार्ज एज ए चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑन 7 दिसंबर 2022। इससे पहले ये जो है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे नाबार्ड के। 21 मई 2020 से ही ये सर आपके पास डिप्टी आपके पास मैनेजिंग डायरेक्टर का काम कर रहे थे, लेकिन 7 दिसंबर 2022 से श्री शाहजी केवी जो है नए चेयरमैन बन गए हैं नाबार्ड के। ठीक है, याद रहेगा बड़ी बेहतर तरीके से। IMF expects inflation in India to come down to -% नेक्स्ट ईयर। IMF कितना परसेंट सर एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन्फ्लेशन जो है नीचे आ जाएगा नेक्स्ट ईयर से? 3.2%, 3.6, 3.8 या 4%? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है सर? नन अदर देन 4%, क्योंकि IMF जो है एक्सपेक्ट कर रहा है दैट इन्फ्लेशन इन इंडिया विल कम डाउन टू 4% रेंज नेक्स्ट ईयर। इसीलिए IMF ने कहा था कि आपका जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है ये माना जाता है कि ये पीक पर पहुंचेगा, लाइकली पीक करेगा 9.5% पर इस साल। इससे फिर इसके बाद ये आस्ता आस्ता 4.1% पर चलेगा। ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात करें सर 4.1% पर फिर चला जाएगा आपके पास 2024 तक। IMF ने वार्निंग किया था कि मेजर इकोनॉमिक स्लम्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं, अभी आने बाकी हैं, और 2023 जो है इट विल फील लाइक ए रिसेशन टू मनी पीपल। ये बात किसने कही थी? IMF ने कही थी। तो इंडिया के लिए इन्होंने क्या कहा था? इन्फ्लेशन जो है कम डाउन टू 4%। व्हाट इज द थीम ऑफ ग्लोबल हैकाथॉन ऑर्गेनाइज्ड बाय द RBI? बोलिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था पहला ग्लोबल हैकाथॉन, जिसका नाम क्या था मेरे दोस्त? नन अदर देन, उसका नाम क्या था? हार्बिंगर
2021। इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन था। इसकी स्कीम जो आपके पास थीम है वो पूछी गई आपसे। सस्टेनेबल क्रेडिट सिस्टम पूछी गई है, यूथ डिजिटल नेटवर्क आ रहा है, स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स आ रही है, या बस कोड एंड ग्रो आ रहा है। देखिए सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है लॉन्च किया था फर्स्ट ग्लोबल हैकथॉन, जिसका आपने हार्बिंगर 2021 दिया था नाम, इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद द थीम ऑफ स्मार्टर डिजिटल पेमेंट। तो स्मार्टर डिजिटल पेमेंट ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बात हो रही है एज पर द रिकॉन्स्ट्रक्शन प्लान ऑफ द आरबीआई इन 2020 विच इंडियन बैंक इज सेट टू इन्वेस्ट इन क्राइसिस हिट यस बैंक। देखिए सर, 2020 में आपको पता है सर, यस बैंक क्राइसिस से जूझ रही थी, तो आरबीआई ने कहा था कि रिकॉन्स्ट्रक्शन मॉडल आपके पास लाया था। कौन सी बैंक जो है इन्वेस्ट करेगी इसमें, यस बैंक में? क्या आपके पास लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आ रही है ऑफ इंडिया आ रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है, आईसीआई बैंक आ रहा है, या आपके पास एक्सिस बैंक आ रहा है? ये भी खबर जो है मार्च 2020 के आसपास आ रही थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि रिकॉन्स्ट्रक्शन प्लान लाया गया था फॉर द ट्रबल जो आपके पास प्राइवेट बैंक थी, यस बैंक। इन्होंने कहा था, आरबीआई ने अनाउंस किया था कि जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो इन्वेस्ट करेगी इन द रिकॉन्स्ट्रक्टेड बैंक फॉर अप टू 49% स्टेक। एसबीआई जो है बाई करेगी न्यू इक्विटी इन द बैंक एट द मिनिमम ऑफ ₹10 पर शेयर इंक्लूडिंग ₹8 पर शेयर प्रीमियम। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? नन अदर देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये चीज़ आपने याद रखनी है। विच रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ए मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड स्कोर्स। स्कोर नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी रेगुलेटरी आपके पास बॉडी आ रही है जिसने लॉन्च किया है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, या पास सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आ रहा है? कौन से ऐसे नीचे गए ऑप्शन में से रेगुलेटरी बॉडी आ रही है जिन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन स्कोर्स, SCORES, स्कोर का फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा, सिबी कंप्लेंट्स रीएड्रेस सिस्टम। तो अब तो आंसर बन ही गया आपके पास। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सर्च किया। मार्केट रेगुलेटर आपके पास जो सिबी आ रही है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया एक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर असिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू एंटर ग्रीवेंसेस इन द सिबी कंप्लेंट्स रीएड्रेसल सिस्टम, जिसे आप स्कोर्स का नाम देते हैं। स्कोर्स पोर्टल बनाया था ग्रीवेंस डालने के लिए। विद विच बैंक डिड ग्लोबल ट्रस्ट बैंक मर्ज इन द ईयर 2004? ग्लोबल GTB के नाम से आप इसे जानते थे। 2004 में किस बैंक के साथ इन्होंने मर्ज किया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, या ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ? ठीक है जी, बोलिए मेरे दोस्त, आपने बताना है कि GTB जो है ग्लोबल ट्रस्ट बैंक 2004 में किसके साथ मर्ज किया था? देखिए, जो अरेस्ट वाला आपके पास ग्लोबल ट्रस्ट बैंक थी, इन्होंने मर्ज किया था किसके साथ? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ 2004 में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आगे चलकर जो इसका नाम था वो PNB बन गया था, पंजाब नेशनल बैंक। तो करेक्ट आंसर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। पूछा जा रहा है द यूनियन बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 दिस ईयर एम्स टू स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर विद फोकस ऑन प्रायोरिटीज ऑफ। देखिए सर, जो आपके पास यूनियन बजट इस साल लाया गया था 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर के लिए, मकसद रखा था इन्होंने कि आपके पास स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को विद फोकस ऑन प्रायोरिटीज। किन प्रायोरिटी पर इन्होंने मकसद दिया था? PM गति शक्ति, इंक्लूजन डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपके पास इन्वेस्टमेंट। बोलिए इन तीन में से कौन कौन से आ रहे हैं? बेसिकली आपको 4 प्रायोरिटीज उनमें दी गई थी, 4 प्रायोरिटीज। वो 4 प्रायोरिटी कौन सी? तीन तो यहाँ दिखाई दे रही हैं आपके पास। PM शक्ति सर इंक्लूडेड था आपके पास, इंक्लूजन डेवलपमेंट ये भी था आपके पास, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ये भी था, इसके साथ साथ आपके पास प्रोडक्टिव एनहेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजेक्शन एंड क्लाइमेट एक्शन, ये भी इसमें मौजूद था। तो ऑल 1, 2 एंड 3 इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। बात हो रही है कि इन विच ईयर वाज प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? नीति आयोग का कल हमने कंसर्ट पढ़ा था, प्लानिंग कमीशन को खत्म करके अभी आपके पास क्या आ रहा था? नीति आयोग आ रहा था। प्लानिंग कमीशन की शुरुआत कब हो रही थी? जब आपके 5 ईयर प्लान आपने देखे थे। ठीक है जी, बोलिए सर शुरुआत कब हो रही थी? इसकी शुरुआत जो हो रही है किसके लिए की जा रही थी? ताकि ओवरसी किया जा सके कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट चीफली थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ 5 ईयर प्लान। तो कब इसकी शुरुआत हो रही है सर? 15 मार्च 1950। तो कहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 1950, ये याद रखेंगे आप। बात हो रही है मेरे दोस्त कि द डैश ऑफ इंडिया आल्सो इज एक्स ऑफिशियल गवर्नर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ IMF। नीचे दिए गए ऑप्शन में से
इंडिया के कौन हैं जो आपके पास एक्स ऑफिसर गवर्नर आ रहे हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में IMF में? क्या आपके पास वो आपके प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, RBI गवर्नर या आपके पास वाइस प्रेसिडेंट? तो वो कौन है? नन अदर देन फाइनेंस मिनिस्टर। चलिए बताइए आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, लिख के दे दीजिए। फाइनेंस मिनिस्टर जो है आपके पास एक्स ऑफिसर गवर्नर आ रहे हैं ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द IMF। जो आपके पास RBI के गवर्नर हैं वो अल्टरनेट गवर्नर होते हैं, याद रखेंगे। जो आपके पास RBI के गवर्नर हैं, चलिए आज RBI के गवर्नर कौन है ये भी लिख के दे दीजिए। जो RBI के गवर्नर हैं वो अल्टरनेट गवर्नर रहते हैं IMF के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से बात हो रही है, द इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम, आइडियाज जिसे आप कहते हैं, ऑपरेट द लाइन ऑफ क्रेडिट LOC थ्रू, किसके माध्यम से सर ये ऑपरेट करता है LOC को? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के माध्यम से, एक्सिम बैंक या आपके पास SIDBI के माध्यम से। देखिए सर 2003 2004 तब तक जो आपका LOC थे, दैट इज आपके पास जो लाइन ऑफ क्रेडिट थी, दे वायर फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। 2003-2004 के बाद जो ये सिस्टम था, इट हैज़ सब्स्टिट्यूटेड बाय एक्सटेंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड लाइन्स ऑफ क्रेडिट थ्रू एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया। तो आपके पास अभी पूछा जाएगा तो आप जो है एक्सिम बैंक की तरफ जाएंगे, थ्रू द एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वायर इज एस्केप, दैट इज आपके पास इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक लोकेटेड। बताइए सर आपके पास एस्केप दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये कहाँ है? क्या टोक्यो में है, बैंकॉक में है, न्यूयॉर्क में है या आपके पास डेवोस में है? तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए सर? नन अदर देन सर ये आपके पास थाईलैंड में मिल रहा है। ये आपके पास एक जगह आपके पास जिसे आप राजा दमरिन नॉक एवेन्यू, बैंकॉक में ये सारी जगह आ रही है थाईलैंड में, तो ये आप बैंकॉक इसका आंसर ले सकते हैं। To which PSU has the government of India sold its stake in NIPCO, North Eastern Electric Power Corporation and NHDC? किस PSU को, पब्लिक सेक्टर यूनिट में से किसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोल्ड किया है, बेचा है अपना स्टेक इन NIPCO, डेट इज नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्प एंड THDC लिमिटेड। तो किसको बेचा है? रिसेंटली न्यूज़ में था, नन अदर देन NTPC को। ठीक है जी, ये भी आपके पास मार्च 2020 से बात चल रही है। तो ये तमाम क्वेश्चन इस तरह से आपके हो गए, जो भी क्वेश्चन आपके पास इकोनॉमिक्स के रिलेटेड हो गए, बैंकिंग्स के रिलेटेड के क्वेश्चन हो गए, चाहे वो आपके पास GDP के रिलेटेड हो जाए, प्रिडिक्शंस के रिलेटेड हो जाए, जो भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन JK SSB JK PSI में पूछे गए थे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दिया है। इस सीरीज़ के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि आपकी तैयारी किस तरह से चलनी चाहिए। ठीक है जी, PDF के लिए बहुत दोस्त जो हैं बोलते रहते हैं, तो चिंता ना करें सर मेरे दोस्त, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर एक PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर हम फराहम कर देंगे। उम्मीद करेंगे कि इस क्लास में बड़े बेहतरीन तरीके से आपने चीज़ें सीखा होगा। देखिए सर आपके लिए कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल जी, हर एक पेपर में से क्वेश्चन उठा कर सॉर्ट आउट करके कौन सा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, कौन सा क्वेश्चन बैंक रिलेटेड है, वो निकाल कर जितने भी पेपर हुए हैं सबको निचोड़ के आपके पास ये क्वेश्चन लाए जाते हैं। तो आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर किया कीजिए और अपना साथ जो है बनाए रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।